हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टैंड मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। और जो ये पेपर होना है 29 जून को इसका फिक्स है एग्ज़ाम डेट। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में देख रहे थे। तो आज का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा 28 नंबर प्रैक्टिस सेट ओवरऑल, और अगर देखा जाए इस बुक का तो तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नया भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, शासनादेश पत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। हिंदी का क्वेश्चन है और इसमें से बताना कि शासनादेश जो पत्र है उसके संबंधित ये तीन जो कथन है ये सही है, इनमें से कौन सा सही है कौन से गलत हैं। तो यहाँ पे पहला जो दिया गया है वो दिया गया है, शासनादेश प्रायः सरकार के सचिव द्वारा विभागों को भेजे जाते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि ये पत्र प्रथम पुरुष द्विवचन में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तीसरा है कि अंत में हस्ताक्षर और पद का उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसमें से कौन सा कथन शासनादेश पत्र के संबंधित सही है। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करेंगे पहला दिया गया कि शासनादेश जो प्राय क्या होता है सरकार के सचिव के द्वारा विभागों को भेजा जाता है, जो कि ये कथन क्या है सही है। ये कथन सही है। पहला है कि ये पत्र प्रथम, दूसरा ये पत्र प्रथम पुरुष द्विवचन में लिखे जाते हैं, जो कि ये गलत है। ठीक है, जो कि ये क्या है गलत है, क्योंकि ये पत्र जो होते हैं प्रथम पुरुष द्विवचन में लिखे नहीं जाते। और तीसरा है कि अंत में हस्ताक्षर और पद का जो उल्लेख किया जाता है, तो ये सही है। अंत में उसमें हस्ताक्षर और पद का उल्लेख भी रहता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट 1 एंड 3, जो कि सत्य है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता। कार्यालय जो पत्र होता है इनमें से क्या नहीं लिखते हैं कि संदर्भ, संबोधन जैसे महोदय या माननीय, पत्र भेजने वाले अधिकारी के नाम, घर का नाम पता, स्वनिर्देश जैसे कि भवदीय, या इनमें से कोई नहीं। तो कार्यालय पत्र में इनमें से अगर देखा जाए तो जो पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम पता होता है ये नहीं इसमें लिखा जाता। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। बाकी सारी चीज़ें इसमें से जो दी गई हैं वो सभी लिखे जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। चलिए, कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है, गलत है। कार्यालय ज्ञापन में क्या होता है कि प्राप्तकर्ता का नाम पता के ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है, जो कि इसमें दिया गया है कथन सी में, और ये जो है क्या है गलत है। यही कथन जो है इसके बारे में गलत है। पहला जो दिया गया है कि ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, जो कि सही है। सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया ज्ञापन पत्र जो होता है ज्ञापन कहलाता है, ये भी सही है। ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है, न ही अंत में प्रशंसा वाक्य होता है, ये भी सही है। तो गलत वाला कौन सा है, सी पार्ट गलत है, बाकी सारे सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस लोकोक्त का अर्थ बताना है। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका अर्थ होता है थोड़े दिन का सुख। क्या अर्थ होता है, थोड़े दिन का सुख, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह जो है किस कवि की रचना है, किस कवि ने रचना की है। तो ये जो लोकोक्ति है जो है सॉरी भारत का जो प्रगतिशील कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा ये लिखी गई कविताओं का एक संग्रह है, चांद का मुंह टेढ़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, गिरिराज कवि गजानन माधव जो कि नहीं दिया गया ऑप्शन में, गजानन माधव इसके लेखक हैं। तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो आयोजन हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो मॉरिशस में हुआ था। मॉरिशस में इसका आयोजन हुआ था, और इसकी राजधानी जो थी पोर्ट लुइस, इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस है, वहीं पर इसका जो है हुआ था आयोजन। और इसमें अगर हम देखें तो ये 1976 में आयोजन किया गया था। वर्ष 28 से लेकर 30 अगस्त 1976 के मध्य हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा शब्द अरण्य क्या पर्यायवाची शब्द नहीं है। अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो अरण्य की अगर हम बात करेंगे तो इसका पर्यायवाची विपिन होता है। ठीक है, कानन होता है, कांतार भी होता है। इसके अलावा ये वन का पर्यायवाची है, सभी हैं। जंगल इसका अन्य पर्यायवाची हो गया। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो दाव भी होता है। ठीक है,
और अटवी, अटवी इसका एक अन्य पर्यायवाची है, लेकिन बाखर जो दिया गया ये इसका पर्यायवाची नहीं होता, इसका अरण्यका। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द बताना, इनमें से कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है। तो बी पार्ट में जो लिखा है अभिव्यंजनावाद, ये सही रूप से लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत हैं। तो आंसर क्या है, बी पार्ट करेक्ट है। चलिए, इनमें से संदेश राशक के रचयिता कौन है। ठीक है, संदेश राचक के रचयिता, संदेश राशक के रचयिता के रचनाकार का नाम क्या है। तो उनका नाम है अब्दुल रहमान, जो कि दिया गया है बी पार्ट में। तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। हेमचंद्र के द्वारा लिखित जो रचना है वो है शब्दानुशासन। ठीक है, शब्दानुशासन याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन अब आते हैं तो आपको ये याद रखना है, शब्दानुशासन। और मेरुतंग की रचना मेरुतुंग की रचना का नाम है प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि। तो ये इनकी रचना का नाम हो जाएगा। धनपाल की जो रचना है इनमें से तो वो हो जाएगा भविष्यत कहा या भविष्यत कथा। ठीक है, भविष्यत कथा या भविष्यत कहा, दोनों में से कोई एक आ जाएगा, तो वो हो जाएगा धनपाल की रचना। चलिए, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखिए पुस्तक में बताया गया तो 10 का ए जो अलमा कबूतरी लिखा हुआ है, ये पुस्तक को व्यास सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है। ये किसके द्वारा रचना किया गया, तो मैत्रेयी पुष्पा ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा ये लिखित जो अलमा कबूतरी है इसको व्यास सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है। बाकी पहला गिरमिटिया जो दिया गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है, गिरिराज किशोर के द्वारा लिखित है। और इसको 2000 में जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। रमेश चंद्र शाह की जो कृति है आलोचना का पक्ष, इसको 2001 में जो है इसको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। और कंठ गुलाब जो है ये मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया है। मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया उपन्यास है कठ गुलाब, जो कि 2004 में इसको क्या है, व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। 2022 का सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास पागलखाना को दिया गया। ठीक है, पागलखाना जो कि रचित है ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा, तो 2022 का उपन्यास दिया गया है। और वर्ष 2023 का व्यास सम्मान जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, पुष्पा भारती को दिया गया है, पुष्पा भारती को दिया गया है। और इनकी जो रचना है यादें और यादें एक स्मरण है, इसके लिए दिया गया है। अगला प्रश्न, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। इनमें से रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट विष्णु स्वामी। ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा, विष्णु स्वामी जो है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वल्लभाचार्य जो है ये शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, वो वल्लभाचार्य हैं। ठीक है, इसके अलावा रामानुजाचार्य जो है ये विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। मध्वाचार्य जो है ये द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो 10वीं शब्द जो कि अंक को दर्शा रहा है तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। शाह का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा होगा। शाह का उच्चारण स्थान जो है वो तालु होता है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो आचार्य भरत के अनुसार रसों की संख्या जो है 8 मानी गई है। तो आंसर ए डी पार्ट हो जाएगा 8। ठीक है, जो ध्वनियाँ ना स्वर है ना व्यंजन है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें हम कहते हैं अयोग वाह, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, और दो कौन से हैं, तो एक अंग हो जाता है और एक आहा हो जाता है। ये दोनों क्या है, ये अयोग वाह व्यंजन है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से गंगा का पर्यायवाची अमर तरंगनी होता है, विष्णुपदी भी होता है, त्रिफतिगा भी होता है, पुष्प धनवा नहीं होता। पुष्प धनवा जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, ये किसका पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अजय। ठीक है, अजय जो कि डी पार्ट सी पार्ट में दिया गया, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है। तो देखिए, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास जो है वो सरस्वती पत्रिका में किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये इस तरीके से हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है,
क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। आंसर यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। टा वर्ग किस व्यंजन के प्रकार में आते, किस प्रकार के व्यंजन है टा वर्ग में? टा वर्ग की बात करें तो ट ठ ड ढ अ ये इतने आ जाते हैं, सभी मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? हनुमान का पर्यायवाची इसमें से देखा जाएगा तो महावीर होता है। ठीक है, हरीश भी क्या है, हनुमान जी का पर्यायवाची है, और मारुति भी है। लेकिन आग्नेय शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं होता। आग्नेय शब्द जो है क्या है, हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी हैं, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग के द्वारा रचित इनमें से नहीं है, ये बताना। मृदुला गर्ग, यहाँ पे अगर देखा जाए तो गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, और रुकेगी नहीं राधिका, रुकेगी नहीं राधिका ये उषा प्रियंवदा के द्वारा लिखा गया है। तमस जो उपन्यास है भीष्म साहिनी के द्वारा लिखित है, भीष्म साहिनी, ठीक है, भीष्म साहिनी ने लिखा हुआ है। चरित्रहीन जो दिया गया है ये शरत चंद्र उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, शरत चंद्र उपाध्याय। तो इसमें से आप देख सकते हैं कोई भी उपन्यास जो है क्या है, मृदुला गर्ग के द्वारा रचित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही वाक्य की पहचान करना है। तो यहाँ पे देखिए सही वाक्य बताना है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन अगर आप देख सकते हैं, वो क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, जो कि ये सही है। बाकी और में कहीं ना कहीं त्रुटि की गई है, तो गलती सभी में है, बस ए पार्ट में गलती नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? हिंदी जो है वो आती है भारोपीय परिभाषा परिवार के अंतर्गत, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंधा युग में इनमें से किस विधा की पुस्तक है? मतलब अंधा युग किस प्रकार का पुस्तक है? अंधा युग जो है ये एक गीत नाट्य है, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, गीत नाट्य। जिसको किसने लिखा हुआ है? तो धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती ने लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्दों की पहचान करना है, तो यहाँ पे देखिए पूरी, खीर, रोटी, धनिया। तो धनिया शब्द पुल्लिंग में आता है, बाकी सारे स्त्रीलिंग में आते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें इनमें से बताना है कि अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प यहाँ बताना है। जैसे आप नानी के घर जाओ, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध रूप अगर देखा जाएगा तो आप नानी के घर जाइए होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट है, बाकी सारे गलती में कहीं की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक छंद में कितने चरण होते हैं? एक छंद में चरणों की संख्या ज्ञात करनी है, तो एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। आंसर ए पार्ट इससे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में से उस विकल्प का चयन करना जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी का हमें अर्थ बताना है। तो गीदड़ भभकी का अर्थ होता है कोरी धमकी। ठीक है, कोरी धमकी यानी कि उस धमकी में कोई दम ना हो। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट है। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? रस का संबंध जो है ये किस धातु से मानते हैं? तो श्र धातु से। ठीक है, श्र धातु, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ठीक है, जो भाव के रूप में हृदय में बहता है उसे रस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दर्शन हो गया, प्राण हो गया, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31, निश्चित कूट भाषा में अगर एडिटर को इस तरीके से लिखा जाता है तो फोल्डर को हम क्या कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। ठीक है, चलिए इसको लगाएंगे, इस क्वेश्चन को 31 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे इसको। एडिटर, EDITOR। ठीक है, एडिटर को क्या लिखा गया? CBGQLO ये लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे कि इसमें कितने कितने की जो है क्या इसमें बैठा आ गया। जैसे कि ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। ठीक है, तो और सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, बी का 2 होता है, आई का 9 होता है, इसका 7 होता है। ठीक है, टी का अगर देखा जाए तो 20 होता है, इसका कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, इसके बाद ओ का 15, एल का 12, आर का 18, फिर इसके बाद है ओ का 15। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले वाले में -2 किया गया है,
दूसरे वाले में भी -2 है, तीसरे वाले में भी -2 है और चौथे वाले में -3 किया गया। फिर इसके बाद -3, फिर पाँचवें छठवें में भी -3 किया गया। तो इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं -3 किया गया। ठीक है, तो यही हम चीज़ें इसमें लगा देंगे। जैसे हमारा जो आगे जिसका हमें निकालना है FOLDPR, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले में क्या कर देंगे, -2 करेंगे। एफ की प्लेस वैल्यू 7 होती है, 7 में से 2 करेंगे, सॉरी 6 होती है, 6 में से 2 करेंगे 4 आएगा, 4 होता है डी का, तो डी हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद इसमें -2 करेंगे, इसमें -2 करेंगे और आगे वाले में -3, इसमें भी -3 और इसमें भी -3 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओ में -2 करेंगे तो एम हो जाएगा, एल में -2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, डी में -3 करेंगे तो ए हो जाएगा, ई में -3 करेंगे तो बी हो जाएगा और आर में अगर हम -3 करते हैं तो ओ हो जाता है। इस प्रकार हमारा आंसर जो प्राप्त होगा ये DMJABO। ठीक है, DMJABO। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस तरीके से इसको लगा लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, दिया गया है 20 30 जिस प्रकार संबंध रखता है उसी प्रकार 100 का संबंध आगे बताना है। तो अगर हम 20 से 30 जाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, 20 को हम क्या करेंगे, 20/2 करेंगे, 10 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस करेंगे, मतलब 20 + 20/2 करेंगे तो ये अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसी प्रकार 100 + 100/2 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 100 + 50 और ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 150। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 150। ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि एक कुत्ता दक्षिण की ओर 20 मीटर भागता है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से कुत्ता चलता है, दक्षिण की ओर जाएगा 20 मीटर। इस प्रकार 20 मीटर गया दक्षिण की ओर। ठीक है, फिर कहता है कि वह बाईं ओर मुड़ता है, 10 मीटर भागता है। बाईं ओर मुड़ेगा यानी कि अगर यहाँ पर आप अपने आप को खड़े करेंगे तो बाईं ओर ये इधर हो जाएगा और ये 10 मीटर फिर भागेगा। फिर इसके बाद कहता है कि वो दाईं ओर मुड़ता है और वो दौड़ने लगता है। तो दाईं ओर मुड़ेगा यानी कि वो फिर किधर जाएगा, वो इधर जाएगा दाईं ओर। ठीक है, तो दाईं ओर मुड़ेगा और दौड़ने लगा, मतलब दौड़ता ही जा रहा। तो कुत्ता अब किस दिशा में जा रहा है, तो अंतिम दिशा में अगर देखेंगे तो इसी साइड में जा रहा है, यानी कि ये दक्षिण दिशा में ही जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा ही हो जाएगा। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 21 - 7 गुणे इतना इतना करके हमें इसमें दो चिन्हों को आपस में बदलना है और इसमें से फिर समीकरण कौन सा होगा ये बताना। तो यहाँ पे अगर हम बी पार्ट लेते हैं, माइनस का भाग और भाग का माइनस करते हैं, तो 21 माइनस भाग 7, तो 21 भागे 7 हो जाएगा, गुणे 4 भाग का हो जाएगा -10 + 2। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये कटेगा, 7 × 21, 3 × 4 12, -10 + 2 12, 2 14, -10। ये कितना हो जाएगा, -10 हो गया। और इसमें से अगर घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि हमारा दिया गया है 4 आ रहा है। तो इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, जिस प्रकार ठेला पहिया से संबंधित है उसी प्रकार अगला हमें बताना है कि क्या संबंधित होगा। तो जिस प्रकार ठेला में पहिया लगा होता है उसी प्रकार घर में क्या होता है, कमरा बना होता है। तो पहला ही ऑप्शन इसके लिए सही है, बेस्ट है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पैटर्न को पूरा करती है इनमें से, या पूरा करेगी। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन बी देखिएगा, तो ऑप्शन बी में दी गई आकृति जो है खाली स्थान पर अगर भरेंगे तो ये आकृति क्या है, पूरा कर देगी। ठीक है, जिस प्रकार बना हुआ है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि 5 कार इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, 5 कारों की तुलना की जाती है, मूल्यों की तुलना होती है।
और इसमें बताया गया कि ए का मूल्य सबसे कम है, ठीक है, ए का मूल्य सबसे कम है। इसके बाद बता रहा है कोई भी दो कारों का मूल्य समान नहीं है, मतलब समान नहीं, सब एक दूसरे की या तो अधिक है या तो कम है। तो ए सबसे कम हो गया, मतलब इसी से सबसे ज़्यादा, मतलब सभी इससे ज़्यादा हैं। आगे कह रहा है कि जे का मूल्य टी और एल और जे का मूल्य टी एल और एम से कम है। यानी जे का मूल्य जो है क्या है, टी एल और एम से क्या है, कम है। तो यानी कि जे यहाँ पर अगर हो जाएंगे तो इसके आगे टी हो जाएगा और इसके आगे एल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जे का मूल्य टी और एल से कम हो गया। अब ना तो टी और ना ही एल का मूल्य सबसे अधिक है, तो यानी कि जो चार हो ही गए, पाँच में बताना था, तो पांचवा जो बचेगा उसी का सबसे ज़्यादा होगा मूल्य, यानी पांचवा नंबर पर एम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कितनी कारों का मूल्य टी के मूल्य से अधिक है। तो टी यहाँ पर है, तो टी से मूल्य से अधिक दो कारों का है, एम और एल का। तो आंसर क्या हो जाएगा, दो। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसका मूल्य है, तो एम का है, सबसे कम ए का मूल्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अलका और पलक दो बहनें हैं। चलिए इसको लगाते हैं, अलका और पलक क्या है, दो बहनें हैं। ये अलका हो गई, ये पलक हो गई, ये क्या है, ये दोनों बहनें हैं। मीनाक्षी जो है ऋतिक की बहन है। मीनाक्षी क्या है, ऋतिक की बहन है। मीनाक्षी किसकी बहन है, ऋतिक की, ठीक है, ऋतिक की बहन हो गई। फिर कह रहा है कि जो पलक का बेटा है, जो पलक का बेटा है, पलक का बेटा कौन है, ऋतिक, ठीक है। तो पलक का बेटा हो जाएगा इस तरीके से ऋतिक। पलक का बेटा कौन हो जाएगा, ऋतिक हो जाएगा। अलका ऋतिक का क्या लगती है, अलका जो है क्या लगेगी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अलका जो है क्या लगेगी, अलका ऋतिक की मौसी लगेगी, ठीक है। माँ की बहन जो है क्या लगती है, मौसी लगती हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मौसी। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट मौसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, दिया गया श्रृंखला में बताना है कि कौन सा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 7 से 6, फिर -4, फिर -1, फिर 3, 8, 14। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर 7 से 6 जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 7 में अगर हम +1 जोड़ते हैं तो -6 हो जाता है। -6 में +2 जोड़ते हैं तो -4 हो जाता है। -4 में +3 जोड़ते हैं तो -1 हो जाता है, ठीक है। और -1 में अगर हम +4 जोड़ते हैं तो -1 में +4 जोड़ेंगे तो +3 हमें प्राप्त होगा। और 3 में +5 जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा। और 8 में अगर हम +6 जोड़ेंगे तो 14 प्राप्त होगा। और 14 में +7 जोड़ देंगे तो हमें 21 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर ए पार्ट इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, DUGPS को हम लिखते हैं 4377T, ठीक है, 4377T लिखते हैं। फोर थ्री सेवन टी लिखते हैं, इस प्रकार कहा जा रहा है। तो हमें निकालना है कि आगे इसका कोड कैसे होगा। तो इसमें हम संबंध पहले निकालेंगे, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, तो ऐसे 4 + 4 करेंगे, मतलब 4 हो जाएगा। यू का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 21 होता है, तो 21 में देखिए 2 और 1 जोड़ देते हैं तो 3 आ जाता है। जी का 7 होता है, 7 हो जाएगा। पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, तो अगर 6 और 1 को जोड़ देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। एस से टी आएंगे तो +1 करेंगे तो एस से टी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा कोड पता चल गया। तो हमें निकालना किसका है, AEMJQ, इसका हमें निकालना है, बताना है। देखिए ए में क्या होगा, सीधा सीधा यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखा गया था, तो ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है तो 1 लिख देंगे। फिर इसके बाद ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 5 होता है तो 5 लिख देंगे। एम का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 13 होता है। यहाँ पे 13 में हम क्या करेंगे, 3 और 1 को जोड़ देंगे तो 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर जे का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 10 होता है, 10 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 101 हो जाएगा। क्यू में +1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आर। तो इस प्रकार हमारा जो प्राप्त हो जाएगा 1541 आर। 1541 क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो आंसर क्या है, ई पार्ट इसके लिए करेक्ट है, ठीक है। ई पार्ट क्या है, इसके लिए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41,
आगे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा अक्षर आगे आएगा। जैसे एच से अगर हम जो जे जाते हैं तो +2 करते हैं, जे से एल जाते हैं तो +2, एल से फिर एन +2, पी जाते हैं तो +2, फिर आर फिर +2, आर टी +2, और तो हम आगे +2 कर देंगे तो टी से तो हो जाएगा हमारा वी, तो वी प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। दिया गया है पासा दिया गया है और संख्याएं लिखे गए हैं और लिखा गया विपरीत फलकों के संख्याओं का योग क्रमशः कितना है, 8 है, 7 है और 6 है। ठीक है, तो हमें बताना है संख्या 6 और 1 और अन्य 3 संख्याओं के सन्निकट है। 6 संख्या 1 और अन्य 3 संख्याओं के सन्निकट है, मतलब अगल बगल में है। संख्या 4 संख्या 2 और 3 अन्य अंकों के संख्याओं के सन्निकट है, मतलब बगल में है। संख्या 5 के विपरीत फलक कौन सा है संख्या। तो प्रश्न अनुसार अगर हम देखेंगे तो विपरीत संख्याओं का योग कितना है, 8, 7, 6 है। अब संख्या 6 का विपरीत क्या हो सकता है, संख्या 6 का विपरीत 2 ही हो सकता है। ठीक है, और अगर 6 तो जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है। इसी तरीके से संख्या 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जिससे जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 जो हो जाएगा, जिसको हम जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे 6 और 1 जो है क्या है, अन्य 3 संख्याओं के सन्निकट हो जाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत फलक पर 1 होगा, जो कि हमारा दिया गया है डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दोनों फुलफिल करनी थी, तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 कथन और निष्कर्ष दिया गया है। कथन दिया गया है 43 नंबर क्वेश्चन है। कथन है कि सभी चूहे सड़क हैं। ठीक है, सभी चूहे, ये हो गए चूहे और ये सभी चूहे क्या हैं, ये सड़क हो गई। ठीक है, सभी चूहे क्या हो गई, सड़क हो गई। अब आगे क्या होगा कि सभी सड़कें बैग हैं, मतलब सभी ये सड़कें क्या हो जाती हैं, बैग हो जाती हैं। अब हमें इसके अनुसार हमें बताना है निष्कर्ष। निष्कर्ष में है कि सभी बैग चूहे हैं, तो सभी बैग, अब बैग चूहे, चूहे यहाँ तक हैं, सिर्फ ये हैं चूहा। ठीक है, और बैग जो है वो यहाँ तक है, बैग यहाँ तक है, पूरा है। और इसमें क्या क्या कहा गया है, सभी बैग चूहे, जो कि देखिए कथन के अनुसार ये गलत है। ठीक है, क्योंकि सभी बैग चूहे नहीं हैं। फिर एक कुछ बैग चूहे हैं, तो ये सही है क्योंकि बैग पूरा है और ये इतना चूहा है। ठीक है, तो इतना बैग भी चूहा हो जाएगा, तो कुछ बैग क्या हो जाएंगे, चूहे हो जाएंगे। तो कथन 2 ही सिर्फ सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 कथन सही है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया, ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। ठीक है, सभी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं एक पंक्ति में। ए किसी एक छोर पर खड़ा है, या तो ए यहाँ पर है या तो ए यहाँ पर है, अभी डिसाइड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है, ये हो गया। अब कह रहा है आगे कि बी और सी एक दूसरे के आसन्न खड़े हैं, मतलब कि बी और सी एक दूसरे के निकट में खड़े हैं। 1 2 3। ठीक है, ये 3 हो गए, 3 2 5। ठीक है, 3 2 5, 5 हो गए। अब क्या कह रहा है, बी और सी एक दूसरे के निकट है, तो बी और सी हो गए। अब कह रहा है कि जो डी है वो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। तो डी क्या है, बाएं छोर, बाएं छोर इस साइड से होगा, तो इस साइड से दूसरा स्थान ये हो जाएगा, तो डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो डी यहाँ पर हो गया। अब क्या कह रहा है कि ई सी के बाएं से तीसरे स्थान पर, ई कहाँ पर है, सी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, सी के बायां, सी के बायां। अब सी यहाँ पर खड़ा है, तो इसका बायां अगर तीसरा स्थान देखा जाए तो इधर होगा, तो 1 2 और 3, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब जब यहाँ पे ई हो जाएगा तो यहाँ पे ए कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि ए के आसन्न कौन खड़ा, मतलब ए के बगल में कौन खड़ा हुआ है। तो ए के बगल में आप देख सकते हैं कि सी खड़ा हुआ है, तो सी इसका राइट आंसर, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ए पार्ट क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको लगा लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, उस विकल्प को चुनना है जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार कोई दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। डी जी के एन और जे एम। तो देखिए डी से के जाएंगे, तो डी से के जाएंगे +7,
होकर जाएंगे, और जी से अगर हम एन जाते हैं तब भी +7 होकर जाते हैं। और इसी प्रकार अगर हम देखते हैं जे से भी +7 करेंगे, जे से +7 करेंगे तो क्यू हो जाएगा, और एम से +7 करेंगे तो हमारा टी हो जाएगा। तो आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा क्यू टी। क्यू टी जो कि दिया गया है सी पार्ट में, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था रीजनिंग का। अब हम देखेंगे जीएस के पोर्शन। ठीक है, वीडियो को लाइक करके जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। इनमें से सबसे ऊंची चोटी कहाँ की बताना है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट संदकफू। संदकफू नाम है जो कि पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, संदकफू इसका नाम हो जाएगा। सारामती जो दिया गया है ये नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, सारामती। ठीक है, देवमाली जो दिया गया है ये ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी है। देवमाली कहाँ की है, ओडिशा की। और दोड्डा बेत्ता जो दिया गया है ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। विज्ञान की आवर्त सारणी में एच किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है। तो एच जो होता है उसे हाइड्रोजन कहते हैं, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हीलियम का होता है एच ई। ठीक है, पारा का होता है एच जी, और होल्मोनियम जो दिया गया ये कोई होल्मियम कोई धातु नहीं होता। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की सबसे पहले वैदिक घड़ी का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनमें से किस स्थान पर किया है। तो ये किया गया है उज्जैन, मध्य प्रदेश में उज्जैन में किया गया है। याद रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है। जीवाणु रोग इसमें से देखा जाएगा तो जलांतक जो होता है ये क्या होता है, जीवाणु रोग नहीं होता। जलांतक मतलब कि रेबीज जिसको कहते हैं, रेबीज। तो रेबीज क्या होता है, जीवाणु नहीं, ये विषाणु जनित बीमारी होता है, विषाणु रोग होता है, विषाणु जनित रोग है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम नामक ग्रंथ किस में मिलते हैं। तो ये जो ग्रंथ हैं ये प्राप्त होते हैं सभी आपको विनय पिटक में। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो नियम है विनय पिटक के अंतर्गत आपको इसमें मिलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो अनुच्छेद है वो दिया गया है अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ये पुरस्कार हर वर्ष पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और आप देख सकते हैं ऑप्शन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो बांग्लादेश की आधिकारिक जो भाषा है वो कौन सी हो जाएगी, इसमें से बंगाली है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बंगाली। ठीक है, निम्नलिखित में से बताना है सिक्किम में लोसर का त्यौहार नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह है चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है, और किस चंद्र कैलेंडर के मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है लोसर त्यौहार ये मनाया जाता है तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने बंदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। तो ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में, ढाका कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी है। तो इसका गठन हुआ था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष में किया गया था। तो ये हुआ था 1906 ईस्वी में। ठीक है, 1906 ईस्वी में इसका गठन नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध तबला से नहीं है। तो तबला एक वाद्य यंत्र है जो कि यहाँ पे देखा जाए तो शकूर खान इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, शकूर खान क्या है, इससे संबंधित नहीं है। और शकूर खान जो थे ये किस प्रकार के वादक थे, तो ये सारंगी बजाते थे, सारंगी वादक थे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है। तो महान्यायवादी जो प्रावधान है ये अगर हम बात करेंगे तो भारत का महान्यायाधीश संघ की कार्यकारिणी का अंग होता है। संविधान का अनुच्छेद 76 जो है इसके लिए रखा गया है, महान्यायाधीश के पद का प्रावधान है। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो आंसर ई पार्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्रीति एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका के यूरोप से अलग करता है, वो कौन सा महासागर है। तो उस महासागर को हम कहेंगे अटलांटिक महासागर। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जो है किस मंदिर शैली का एक जीता जागता उदाहरण है।
तो दिलवाड़ा मंदिर जो है 5 मंदिरों का समूह है और ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है, जो कि ये जैन मंदिर का उदाहरण, ये जैन मंदिर का एक जीता जागता उदाहरण है। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाबों में मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं पीसी कल्चर। क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हर 4 वर्षों में इसका आयोजन होता है। 2026 में इसका आयोजन होगा इटली में, ठीक है, 2026 में इसका आयोजन। और पहला जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था वो 1924 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस के सैमानिक्स में आयोजित किया गया था। और 2022 का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो चीन में हुआ था, बीजिंग में। और 2026 का होगा इटली में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहक को कितने वर्ष का हो जाने के बाद दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 60 वर्ष के हो जाने के बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी पादप कोशिका की एक विशेषता, इनमें से पौधों की कोशिकाओं की एक विशेषता इनमें से, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि डी पार्ट में दिया गया, तो यही इसकी एक विशेषता है। इनमें से कौन सी वो प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और लोचदार बनाने के लिए सल्फर के साथ संशोधित किया जाता है? तो वो कौन सी जो है प्रक्रिया होती है? तो वो होती है वल्कनीकरण। क्या होता है? वल्कनीकरण। वल्कनीकरण कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आप देखेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के फंक्शन नहीं पाया जाता? इसमें से अगर देखा जाए तो टेस्ट का फंक्शन इसमें से नहीं पाया जाता, बाकी इसमें सारे जो फंक्शन दिए गए सभी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस टैब में टेबल का विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए करते हैं? तो वो होता है डी पार्ट, इंसर्ट टैब में होता है। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी जो है अनिवार्यता नहीं होती? तो वो होता है सब्जेक्ट के अंतर्गत, ठीक है, सब्जेक्ट के अंतर्गत। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एमएस वर्ड 2007 में बताना है कि फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुना जा सकने वाला फॉन्ट का अधिकतम आकार क्या है? 2007 जो एमएस वर्ड है उसमें 72 अधिकतम आकार था चुनने वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा? 72 है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट 72। चलिए, एमएस एक्सेल में कर्सर को एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए क्वार्टर की बोर्ड पर जो है कौन से की या कुंजियों का जो है प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं पेज अप और पेज डाउन, ठीक है, ये दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो प्रिंट विकल्प खोलने के लिए हम प्रयोग करते हैं कंट्रोल+P, ठीक है, कंट्रोल+P। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसके लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदलकर इससे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग करना। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र जिसे एक यूजर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो वो है क्लिपबोर्ड, ठीक है। क्लिपबोर्ड, कोई भी चीज़ आप कॉपी करेंगे वो क्लिपबोर्ड में जाके सेव हो जाएगा और उसके माध्यम से आप यूजर्स जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी कर देता है। सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था? सबसे पहले जो विकसित किया गया था उसका नाम था आर्ची, ठीक है। आर्ची जो था सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन था। इसकी शुरुआत हुई थी 1990 से। इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को किस नाम से भी जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं होस्ट के नाम से। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, होस्ट, ठीक है, होस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने जो कि स्वतः क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए हम प्रयोग करते हैं कंट्रोल+X। कंट्रोल+X से हम जो है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट कर सकते हैं। कंट्रोल+F से हम कोई भी चीज़ को सेव करते हैं कि कंट्रोल+V जो है ये कॉपी कर
किए गए डेटा को पेस्ट करने के लिए करते हैं, और कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करते हैं। ठीक है। MS एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं शीट टैब का, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 78, प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग करते हैं इनबॉक्स का। क्या करते हैं? इनबॉक्स का प्रयोग करते हैं। इनबॉक्स में जो ईमेल रिसीव होता है और उसको वहाँ से देख सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, मतलब वहाँ से सारी चीज़ें वहीं से कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनबॉक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट कैटेगरी से संबंधित है? इफेक्ट कैटेगरी से संबंधित जो है वो है स्ट्राइक थ्रू। आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्राइक थ्रू। MS वर्ड में किसी पिक्चर, प्रोग्राम या वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए किस फीचर्स का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं हाइपरलिंक। क्या प्रयोग करते हैं? हाइपरलिंक का। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची को मिलान करना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए मिलान करना है। मेरठ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में किस सन में हुआ था? तो मेरठ में हुआ था 1946 में। कानपुर में कब हुआ था? कानपुर में हुआ था 1925 में। लखनऊ में कब आयोजित किया गया था? तो 1916 में लखनऊ समझौता जिससे बना था। और बनारस में हुआ था 1905 में। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? सी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। ऐतिहासिक मेले दिए गए हैं, स्थान दिया गया है। दिया गया जल विहार का मेला जो है कहाँ पर लगता है? बुंदेलखंड। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल। बलदेव छठ का मेला दिया गया है पूर्वांचल, जो कि गलत है। बलदेव छठ का मेला जो लगता है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगता है। कहाँ पर? मथुरा में। ठीक है। तो यही गलती की गई थी, बाकी सारे सही हैं। शुक्रताल का मेला जो है मुजफ्फरनगर में लगता है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण की अवधि कितनी होती है? तो ये अवधि होती है 8 वर्ष। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा 8 साल। ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन यह है कि कन्नौज इत्र का शहर है और इसका कारण है कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। अब इसमें से क्या सही है? तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो ए पार्ट तो सही है, लेकिन कारण जो है वो क्या है? गलत है। कथन अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की, तो वहाँ पर इत्र उद्योग के लिए फेमस है, इसे इत्र का शहर कहते हैं। यहाँ से इत्र का निर्यात जो है विदेशों में होता है, इसलिए सही है। तब कन्नौज की बड़ी जनसंख्या इत्र उद्योग में संलग्न है, किंतु सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग नहीं है, इसलिए आर जो है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कथन कारण। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मेला और जनपद दिया गया है। देवीपाटन का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है बलरामपुर में। कामतिल्य का मेला जो लगता है ये फर्रुखाबाद। बटेश्वर का मेला जो है कहाँ पर लगता है? बटेश्वर का मेला लगता है आगरा में। और ददरी मेला लगता है बलिया जिले में। तो मेलों को याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है या कहाँ रहती है? बुक्सा जनजाति, बुक्सा या भोक्सा जिसको कहते हैं, ये बिजनौर जिले में निवास करती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थित है? तो इसका स्थापना किया गया था इटावा जिले में। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, इटावा जिला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इनमें से हो जाएगा इसका आंसर ए पार्ट लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा जिला जो है उसका नाम है हापुड़। सबसे छोटा जिले का नाम हापुड़ है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश किस जनपद में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो है ये अपने उत्तर प्रदेश बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। तो राइट आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। औषधीय, केंद्रीय औषधीय और सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो सोयाबीन की खेती जो होती है बुंदेलखंड क्षेत्र में होगी। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसीलिए राइट है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये किया गया है झांसी में, कृषि विश्वविद्यालय जो कि झांसी में है। 2014 के अंतर्गत जो है इसकी झांसी में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? तो लाल मिट्टी मुख्यतः उत्तर प्रदेश में
मिर्ज़ापुर और झांसी जिले के आसपास पाई जाती है लाल मिट्टी। दक्षिणी प्रयागराज हो गया, झांसी मिर्ज़ापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, चंदौली जिला, यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन कौन सी है? वाणिज्यिक फसल उत्तर प्रदेश की देखा जाएगा तो गन्ना हो जाएगा। स्पेशल आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए राइट है। अगले क्वेश्चन में इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, राजघाट बांध जो है कहाँ पर है? यमुना नदी दिया गया जो कि गलत है, ये बेतवा नदी पर बना हुआ है, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी सारे सही। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर, रिहंद बांध रिहंद नदी पर, माता टीला भी बेतवा पर ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, एनटीपीसी में कुल तापीय परियोजनाएं कितनी हैं? एनटीपीसी की कुल तापीय परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? तो टोटल है 5। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो है 1968 में लागू हुआ था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? 98 की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला जो है प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला अलीगढ़ दिया गया है, जो कि यहीं पर गलती नहीं किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 18वां मंडल जो है कौन सा? अलीगढ़ है, तो ये सही है। और सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा? वो बदायूं हो जाएगा। गलती कहाँ पर की गई है? सी पार्ट में, तो सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इफको यूरिया कारखाना जो पड़ता है ये उत्तर प्रदेश राज्य में आंवला जो कि बरेली में पड़ता है और फूलपुर प्रयागराज 2 जगह पर है। यहाँ पर आंवला दिया गया है, तो आंवला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? सरसों की खेती जनपद आगरा में होती है, आलू की खेती फर्रुखाबाद, मक्का वाराणसी दिया गया है। जबकि मक्का का वाराणसी में ज़्यादा सर्वाधिक फसल क्षेत्र नहीं है। मक्का सर्वाधिक अगर देखा जाए जिला तो बहराइच आता है। ठीक है, बहराइच हो गया, मैनपुरी, बुलंदशहर, कासगंज, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, यहाँ पर जो है मक्के की खेती की जाती है। और तिल हमीरपुर सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो बाकी सारे सही है, सी पार्ट इसका गलत है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। जिसकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो पर एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।